हेलो एवरीवन, ये मेरा 8th वीडियो है। बिफोर स्टार्टिंग अगर आपको इसमें कोई चीज़ क्लैरिटी से नहीं दिख रही है तो वीडियो क्वालिटी आप इंक्रीज़ कर लेना तो दिखने लग जाएगा। आज हम लोग फ्रेंच टॉपिक्स करेंगे एंड आज के बाद हमारी ये साइटोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। देन विल मूव ऑन टू प्लांट। वैसे तो प्लांटे में हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, लेकिन बचे हुए जो प्लांटे वाली टॉपिक्स है, बॉटनी की जो टॉपिक्स है वो ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। बार बॉडी, ठीक है। तो बार बॉडी क्या है कि ये एक इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है जो कि फीमेल सोमैटिक सेल्स में पाई जाती है। तो अगर आपको डिस्टिंक्शन करना है कि ये मेल सोमैटिक सेल है, ये फीमेल है, आपको पता नहीं कि कौन सा है, तो जिसमें बार बॉडी होगी और उसको उससे आप पहचान लोगे कि अच्छा ठीक है ये फीमेल की सोमैटिक सेल है। उसी तरह वाई क्रोमोसोम में जो जीन्स होते हैं उसको होलैंड्रिक जीन्स कहते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा समझने का नहीं है, जो समझने का होगा मैं समझा दूँगी, है ना। अब नाउ क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। तो कल हम लोगों ने देखा था क्रोमोसोमल एबरेशंस देखा था हम लोगों ने, है ना। तो उसमें उसका एक है कि क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम है। तो इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा एक्स या वाई क्रोमोसोम हो जाता है सेक्स क्रोमोसोम में, ठीक है। जो 23rd पेयर है क्रोमोसोम का, उसमें या तो एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है या तो एक एक्स्ट्रा वाई आ जाता है, ठीक है। तो 47 हो जाते हैं क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ 46। और इसमें मेल्स में ये अलग तरह से अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं और फीमेल्स में इनका अलग तरीके से ये दिखता है इसका इफेक्ट, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम होता है कि ये इसमें ऐसा होता है ना कि जो फीमेल्स होती है उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है लेकिन दूसरा वाला खाली रहता है, ठीक है। तो एक ही सिंगल ही सेक्स क्रोमोसोम रहता है, तो उसकी वजह से भी इश्यूज़ होती हैं। दिस इज़ द टर्नर सिंड्रोम। फिर है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम हम लोगों ने कल देख लिया था, ठीक है। 21st क्रोमोसोम में उसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ये हम लोगों ने कल डिटेल में देखा था। पटाउ सिंड्रोम जो है 13th क्रोमोसोम होता है जो हमारे बॉडी का, उसमें देखा था। रिमेंबर पहले 22 को ऑटोसोम कहते थे और 23rd वाले को सेक्स क्रोमोसोम कहते थे। तो ऑब्वियसली अगर ये 13th में है तो ये ऑटोसोम में हो रहा है चेंज, ठीक है। नाउ सिकल सेल एनीमिया। तो बेसिकली क्या होता है कि आरबीसीज जो होते हैं वो राउंड होते हैं, ठीक है, ऐसे गोल से होते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर 11th क्रोमोसोम में जब कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो शेप है उनका वो चेंज हो जाता है, सिकल शेप के हो जाते हैं। तो अब ये ऐसे अजीब से शेप के हो जाते हैं तो उसके क्या होता है कि ये हमारे ब्लड वेसल्स में जाके ऐसे ब्लड ट्यूब्स में जाके ये फंस जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ही पेन होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं आती, खुद का बॉडी जो है, खुद का जो स्प्लीन है वो उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। बट इसकी वजह से ये भी होता है कि जो मलेरिया पैरासाइट है ना, मलेरिया का जो पैरासाइट है वो इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, बिकॉज ऑलरेडी स्प्लीन उसको बर्बाद कर रहा है, ऊपर से उसको ग्रो या मल्टीप्लाई करने का भी बहुत प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाता। तो जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है उनके पास बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि उनको मलेरिया भी हो जाएगी, डेडली मलेरिया बहुत ही कम होती है, ठीक है। देन वी हैव फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। इसमें भी वही है, मतलब ऑल ऑफ दीज आर क्रोमोसोमल एबरेशंस ओनली। इसमें क्या होता है कि एक फिनाइल एनालाइन करके एक अमीनो एसिड होती है जिसको बॉडी ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये भी काफ़ी मतलब कि पेनफुल जेनेटिक डिजीज़ है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिनाइल देख लिया अपन ने, फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस आप लोगों ने देखा होगा, आपने सुना होगा कि ये ज़्यादातर लड़कों को होता है, ठीक है। मेन फेस दिस मोर। तो इसमें क्या होता है कि रेड और ग्रीन कलर में आप डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते। सो वाई इज़ इट कि मेन फेस इट मोर, ठीक है। तो ऐसा होता है कि ये जो है ना एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड एक बीमारी होती है। एक्स क्रोमोसोम जो होती है उसके पास इंस्ट्रक्शंस होती है जिसमें ऐसा होता है कि अच्छा रेड और ग्रीन में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, लेकिन कभी कभी इसमें जब प्रॉब्लम हो जाता है तो इसलिए फिर कलर ब्लाइंडनेस का आप या तो ट्रेट कैरी कर पाते हो या तो आपको वो आप मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जब मेन होते हैं तो उनके पास तो एक एक्स और एक वाई ही रहता है। अगर मान लो इस एक्स में है वो चीज़, कलर ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम है, तो अब उस मैन को तो हो ही जाएगा। लेकिन फीमेल वाले में क्या है कि 2 एक्स होते हैं, ठीक है। मान लो कि इस वाले एक्स में है भी प्रॉब्लम कलर ब्लाइंडनेस वाली, लेकिन दूसरा वाला फिर उसको ओवर शैडो कर देगा। सो फॉर अ वुमन इट बिकम्स टफर, क्योंकि वो ऐसे एक एक्स में इसमें भी कलर ब्लाइंडनेस का होना चाहिए और इसमें भी दूसरे वाले में भी कलर ब्लाइंडनेस का होना चाहिए, तभी उसको मैनिफेस्ट कर पाएगा। लेकिन मैन में तो सिंस एक है तो एक में अगर हो जाएगा तो वो हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ कलर ब्लाइंडनेस। देन वी मूव ऑन टू टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी बेसिकली क्या है कि अगर आईवीएफ के मेथड को यूज़ करके जो बेबीज़ बॉर्न होते हैं उनको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो आईवीएफ क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो इज़ बेसिकली इन लैब या फिर इन ग्लास। तो बेसिकली एक पेट्री डिश पे आप वो बेबी का वो करवा रहे हो, बेबी को ग्रो करवा रहे हो इंस्टेड ऑफ जो नेचुरल वूम्ब होता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं आईवीएफ एंड टेस्ट ट्यूब बेबी। हम लोगों ने कल देखा था कि
माइटोकॉन्ड्रियल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं मदर्स को, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ होता है। तो उसके लिए भी हम लोग IVF यूज़ करते हैं, है ना। तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ये मदर का है, ये फादर का स्पर्म है, एक डोनर मदर है, तो ये मान लो कि इनका न्यूक्लियस है और इनका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इनका न्यूक्लियस हटा दो, इनका माइटोकॉन्ड्रिया तो ठीक है, इनका न्यूक्लियस उठा के इसमें डाल दो, फिर उसके बाद इस चीज़ से फिर स्पर्म को फ्यूज़ करवा दो, है ना, तो वो हो जाता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ओवेरियन टिश्यू क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब कि बहुत ही ठंडे टेम्परेचर्स में आप प्रिजर्व कर रहे हो, तो ओवेरियन टिश्यू को निकाल के उसको प्रिजर्व कर लेते हैं लोग, कि ताकि बाद में अगर मान लो किसी को कैंसर हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसमें आपको उसको फिर से कल्चर करने की ज़रूरत पड़े, तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर IVF के बहुत ही ज़्यादा अभी यूजेस हैं, ठीक है। तो पहला जो था वो 1978 में जो बेबी पैदा हुआ था, टेस्ट ट्यूब बेबी जो था सबसे पहला, ही वॉज लुइस ब्राउन, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। तो देखोगे कि कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं ना, जैसे कि ह्यूमन्स है और कैट्स है, ठीक है, तो हम लोगों का जो लिव होता है और कैट्स के जो ऐसे पॉज होते हैं वो सिमिलर दिखते हैं ऐसे, है ना, कि एनाटॉमी उनकी सिमिलर होती है लेकिन उनका फंक्शन अलग होता है। ये दिखाता है कि चलो दे हैव कम फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, लेकिन अभी थोड़ा सा उनमें डाइवर्सिफाई हो गया है, ठीक है। तो दैट इज़ होमोलोगस ऑर्गन्स की देखने में मतलब एनाटॉमी उनकी सिमिलर है लेकिन उनका जो मेजर फंक्शन है वो अलग है। एनालोगस ऑर्गन इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें ऐसा होता है कि देखते तो सिमिलर हैं, दिखने में सिमिलर है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, कि फंक्शंस उनका एक जैसा है इसलिए देखने में सिमिलर है, लेकिन उनकी जो एनाटॉमी है अंदर की वो अलग है, ठीक है। तो जैसे कि बर्ड्स का विंग हो गया या फिर इंसेक्ट का विंग, टेक्निकली तो विंग्स ही हैं लेकिन उन दोनों का जो एनाटॉमी है अंदर का वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। फिर देन देयर समथिंग कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं कि जैसे कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स को यूज़ में आते थे बट अब हम लोगों की कोई यूज़ में नहीं है। तो जैसे अपेंडिक्स है, देखोगे कि अपेंडिक्स लोग हटा देते हैं, किसी किसी को अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो आराम से अपेंडिक्स हटा देते हैं, तो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि अब अपेंडिक्स का हमारे लाइफ में कोई ऐसा यूज़ नहीं है, लेकिन इट वॉज यूज बाय आवर एंसेस्टर्स, ठीक है। तो अब लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो 3 मेजर थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन हैं, ठीक है। तो पहला है कि लिनेयस याद है हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट क्लास में देखा था, सिस्टमा नेचरा में देखा था कि वो उन्होंने ये वाली बुक लिखी थी एंड वो प्लांटे एंड एनिमेलिया में डिवाइड करा था एंड ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न taxation as well as taxonomy as well as the father of modern classification also, remember। तो उसमें व्हाट हैपेंड वाज कि इन्होंने क्या किया था कि ऐसे बाइनोमियल टैक्सोनॉमी वगैरह निकाली थी, इनके वजह से हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल अभी होमो सेपियंस हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो हर जगह आप जर्मनी में हो, इंडिया में हो, डज नॉट मैटर आप कहाँ पे हो, लेकिन आपको पता है कि अगर होमो सेपियंस बोल रहा है कोई तो इट मीन्स ह्यूमन, ठीक है। तो ये सारे तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। बट फॉर इवोल्यूशन तो इनकी इवोल्यूशनरी थ्योरी क्या थी, ये 1700s के आसपास थे, तो ये बोल रहे थे कि ये मानते थे कि जो स्पीशीज़ होती है वो फिक्स्ड और अनचेंजिंग होती है, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन में नहीं मानते थे बेसिकली, इनको लगता था कि कोई भी स्पीशीज़ न्यू नहीं होती है, वो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से आती है एंड भगवान जिस तरह से हम लोगों को बना के भेजते हैं हम लोग वैसे ही रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट ही फेल्ट। लेकिन एक्सीडेंटली क्या हुआ कि इनका जो इतनी बारीकी से इन्होंने एक सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल फाइलिंग सिस्टम बना दिया था कि उसको रीड कर के लोगों को ये रियलाइज़ हो गया कि ऑल ऑफ अस कम फ्रॉम सिमिलर बायोलॉजिकल ट्री, एक बहुत ही बड़ा बायोलॉजिकल ट्री है जिसका हम लोग सब एक हिस्सा हैं, ठीक है। बहुत सारे जगह पे देखा कि लाइफ जो है बहुत ही डीपली इंटरकनेक्टेड है। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ लिनेयस। सो इवन दो लिनेयस बिलीव्ड इन हिमसेल्फ, खुद से उनको ये लगता था कि हाँ ठीक है हम लोग इवॉल्व नहीं करते, इवोल्यूशन इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। लेकिन इनका वर्क इट वॉज हिज वर्क दैट प्रूव्ड कि हाँ इवोल्यूशन इज़ एक्चुअली रियल, इवोल्यूशन होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लमार्क। लमार्क अगेन हम लोगों ने लमार्क का मेंशन देखा था पहले शुरुआत में, ठीक है। हम लोग जब याद है जर्म प्लाज्म थ्योरी कर रहे थे तो उसमें वी सॉ कि ये ऑगस्ट वाइसमैन ने निकाला है, जिसमें वो एक रैट था जिसके 21 जनरेशन्स के पूँछ काट रहे थे वो, एंड फिर 22वें में भी देखा कि पूँछ है। तो ये हम लोगों ने बोला था कि दिस डिस्प्रूव्ड लमार्क्स इवोल्यूशनरी थ्योरी, ठीक है। तो लमार्कियन थ्योरी बेसिकली था, ये 1800s के आसपास आए थे। तो इन्होंने ऐसा बोला था कि यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स के हिसाब उन्होंने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। तो अपने बुक फिलोसफी जूलॉजी में, ठीक है।
तो बेसिकली इसमें इन्होंने बोला था कि जो जिराफ है फॉर एग्जांपल, तो इसका क्या है कि ऊपर पत्ते हैं, ठीक है, ये पेड़ है, यहाँ पे पत्ते हैं। अब जिराफ बार बार उसको उठ के खाना पड़ रहा है, तो वो करने की वजह से ये व्हाट हैपेंड विद टाइम, वो अपना गला लंबा कर लिया, ठीक है, एंड देयरफॉर क्या कहते हैं, वो लंबा कर लिया। दैट इज़ हाउ वी इवॉल्व, दैट इज़ हाउ स्पीशीज इवॉल्व, दिस इज व्हाट लामार्क सेड। लेकिन वाइसमैन शोड कि नहीं, देयर इज समथिंग कॉल्ड जर्म सेल्स एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड सोमैटिक सेल्स। अगर आप जर्म सेल्स में कोई चेंजेस हो रहे हैं वो पास डाउन कर लोगे, लेकिन अगर आप थ्रू आउट योर लाइफ अगर आपने कोई भी चीज़ इनहेरिट करी है तो वो आप पास डाउन नहीं कर सकते। ये हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा था उस दिन जब हम लोग साइटोलॉजी जब शुरू कर रहे थे हम लोग। तो वो एक बार आपको अगर श्योर नहीं है तो आप एक बार वो जाके एक बार उसको जाके आप देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बट बेसिकली दिस वाज व्हाट लामार्क हैड सेड, है ना। फाइनली डार्विन आए। डार्विन मिड 1800s में आए थे और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनका अफेक्ट आपके लिटरेचर हर जगह आपको इनका इम्पैक्ट दिखेगा। तो बेसिकली व्हाट ही सेड कि एक नेचुरल सिलेक्शन होता है दुनिया में, ठीक है, और इसमें वही सर्वाइव करता है जो कि सबसे ज़्यादा फिट होता है। दिस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली इन्होंने थ्योरी दी। इन्होंने बोला कि जैसे जिराफ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिराफ खुद से चाह रहा है कि अच्छा ठीक है ये पेड़ है तो हमको इसका ये खाना है, तो वो खुद से वो ऐसे ट्राई करके खा ले रहा है। नो, ही सेड कि एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली लामार्क सेड बाय द वे, बट व्हाट डार्विन सेड वाज कि ये जो जिराफ है, कुछ जिराफ्स ऐसे हैं जो कि ऐसे थोड़े उनके लंबे गर्दन है, ठीक है, तो वो ज़्यादा पत्ते खा पाते हैं तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो छोटे जिराफ्स हैं वो नहीं खा पा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली मर जाएंगे। तो अब नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग के लिए फीमेल जिराफ शी विल ट्राई टू फाइंड अ मीट, तो वो ऐसा मीट ढूंढेगी जिसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस केस में जो जिराफ जिसका लंबा है गला, वो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे करते करते देयर आर सम जीन्स विच आर मोर डिज़ायरेबल जो कि पास डाउन होते हैं विद थ्रू द जनरेशंस, एंड कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो डिज़ायरेबल नहीं होते तो वो धीरे 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 करके ख़त्म होने लगते हैं। दिस इज़ व्हाट डार्विन सेड एंड दिस इज़ व्हाट ही मेंट बाई नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली द एंड ऑफ साइटोलॉजी फॉर अस। उसके बाद हम लोग और कुछ एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक कोई थ्योरी है या फिर कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो यू नो कि आप मुझको बता सकते हो। यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में आप मुझको बताना कि अगर कोई मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ या फिर अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको इस वाले वीडियो में समझ नहीं आई, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू oblige. I hope you have a nice day. Let's meet tomorrow. Thank you.